नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, जिस प्रकार की फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार को लगी, जिस प्रकार के सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर जिस प्रकार के सवाल खड़े किए, तो क्या ये एक पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट की परिस्थिति नहीं है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो ये है मित्रों, आज के इस विशेष अंक में सवाल नंबर दो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रहित के बजाय पार्टी हित में फैसले ले रहे हैं? तो इन दोनों मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या राष्ट्रहित से पार्टी हित के लिए राष्ट्रहित से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास की झलक हम जानते हैं मित्रों। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगभग आप कह सकते हैं कि 11.5 वर्ष से अधिक हो गए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होते हुए। नरेंद्र मोदी से अधिक दिनों तक लगातार में नहीं, लगातार अगर लेंथ देखेंगे, एक कार्यकाल लगातार अगर, तो 2014 से लेकर 2026 आ चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार हैं, अब लगभग 12 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो एक एट ए लेंथ इंदिरा गांधी ज्यादा से नरेंद्र मोदी ने उनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर दिन और साल में अगर कन्वर्ट करेंगे अगर, तो आज भी नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक जो कार्यकाल बिताया है वो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लगभग 16 साल का कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहकर बिताया, 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 और फिर 80 से लेकर 1980 में फिर वो बीच में 3 साल के लिए केवल जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद फिर 1980 में चुनाव जीत कर आई। तो आप कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत आप कह सकते हैं, माने जब उनका निधन होता है, असैसिनेशन होता है, तब तक 1984 31 अक्टूबर तक वो भारत की प्रधानमंत्री रही। तो लेंथ के मामले में इंदिरा गांधी ज्यादा समय रही, लगभग 15 साल से ज्यादा समय रहा। जवाहरलाल नेहरू का लगभग 16 साल रहा। मोदी का लगभग 12 साल पूरा होने वाला है। एक सवाल सीधा आपसे है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां आज से नहीं, लगभग 5-7 सालों से पश्चिम बंगाल में बनी हुई है मित्रों, जहां चुनाव पूर्व और चुनाव बाद, हर चुनाव से पहले हिंसा अनिवार्य है, हर चुनाव के बाद हिंसा अनिवार्य है, हर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी वहां हर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे अभी ईडी हो। अभी जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी आई, ईडी के अधिकारियों पर जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करवाया, ईडी के काम में बाधा डाला, उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में जिस प्रकार की अराजकता उत्पन्न कर दी ममता बनर्जी ने, इसके बाद आपको लगता है कि या तो जवाहरलाल नेहरू अगर आज प्रधानमंत्री होते, या जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती, तो क्या ममता बनर्जी को एक मिनट भी पर मुख्यमंत्री के पद पे वो बर्दाश्त कर पाती? क्या अब तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग गया होता? सीधा सवाल है, सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए, दूसरी बात, कई दर्शक कहते हैं, चूंकि है क्या कि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर दर्शक विभक्त हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरे तरफ विपक्ष। मुद्दों की राजनीति लगभग का आप कह सकते हैं दायरा बहुत सिमट गया है। आज व्यक्तियों की राजनीति ज्यादा प्रभावी है देश के अंदर। आइदर यू आर अ सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी और यू आर एन ओपोनेंट ऑफ हिम। ठीक है, आप तो या तो समर्थक हैं या विरोधी हैं। आप या तो राहुल गांधी के समर्थक हैं या राहुल गांधी के विरोधी हैं। आप ममता बनर्जी के समर्थक हैं या ममता बनर्जी के विरोधी हैं। व्यक्तिवादी राजनीति के दौर में
व्यक्तिवादी राजनीति के दौर में जब केवल व्यक्तिगत पसंद या नापसंद, जो मोदी के समर्थक है, मोदी कितना भी बड़ा गलत काम करे तब भी मोदी का जय जय करते रहेंगे। वो ममता बनर्जी के जो समर्थक है, ममता बनर्जी कितना भी गलत कुछ कर ले तब भी ममता बनर्जी की जय जयकार करते रहेंगे। राहुल गांधी कितनी भी बड़ी गलती करे फिर भी राहुल गांधी के समर्थक राहुल गांधी की जय जयकार करते रहेंगे। आज वर्तमान परिस्थिति वही है। आज मुद्दों के आधार पर, नीति के आधार पर और नियत के आधार पर किसी भी नेता का या किसी भी राजनीतिक दल का मूल्यांकन जब नहीं हो रहा है, ऐसे समय में एक वर्ग तो होगा ऐसा देश के अंदर जो इन मुद्दों के आधार पर कभी सोचेगा, कभी विचार करेगा। तो आज का ये वीडियो मित्रों उन्हीं लोगों को समर्पित है। तो सबसे पहले मैंने जैसा सवाल उठाया कि क्या आज इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अगर प्रधानमंत्री होते, चूंकि नरेंद्र मोदी की तुलना आप कभी भी एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी की तुलना आप कभी आई.के. गुजराल, नरेंद्र मोदी की तुलना विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर की सरकारों से, मोरारजी देसाई, चरण सिंह की सरकारों से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके कारण है इन सभी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल बहुत ही छोटा था, नंबर एक। नंबर टू, ये सब जो प्रधानमंत्री बने थे वो परिस्थितियों के प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा बिहार के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बिहार के एक राजनेता, एक डॉन हुआ करते थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। जब लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो शहाबुद्दीन ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो वैसे ही चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप कुछ हद तक आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, नहीं वो भी नहीं दे सकते क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी पगड़ी देवीलाल ने दे दी थी। चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये सब के सब परिस्थितियों के प्रधानमंत्री थे मित्रों, जननेता नहीं थे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अंतर रखना उचित समझा। राजीव गांधी के बारे में भी आप वो बातें नहीं कह सकते जो बातें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने जो 415 लोकसभा सीटें जीती थी 1984 के लोकसभा चुनाव में, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ सहानुभूति लहर की उपज थी। राजीव गांधी की अपनी जीत 1989 लोकसभा चुनाव में थी। 1991 लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के, चूंकि राजीव गांधी का निधन चुनाव के दौरान ही हो गया था, तो इसीलिए उस परिणाम को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। वो लोकसभा सीट जहां राजीव गांधी के दुखद जो एक तरह से हत्या हुई उससे पहले संपन्न हो गए लोकसभा के चुनाव, और दूसरा उनके निधन के बाद चली सहानुभूति लहर का असर पड़ा था। खैर वो एक इतिहास है, लेकिन इसलिए मैं नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहा हूं केवल दो प्रधानमंत्री से जो कि जन नेता भी थे और नरेंद्र मोदी की तरह ही उनका भी कार्यकाल लंबा रहा था, और अपने बलबूते पर जिनके अंदर ये ताकत थी कि राज्यों में भी अपनी पार्टी की सरकारें बनवाया करते थे। तो ऐसे मेरी नजर में, ठीक है, मनमोहन सिंह भी उस कैटेगरी में नहीं आएंगे जननेता होने की कैटेगरी में। तो जननेता के रूप में देश ने अब तक 3 बड़े प्रधानमंत्री दिए देश को, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, और इसी का असर रहा। आप देखेंगे अगर इतिहास उलटकर तो इनको अपने आप पे इतना भरोसा हुआ करता था, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, कि जब कभी भी विपक्ष शासित किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा करता था, यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया। इसलिए किया कि कई बार ऐसा हुआ कुछ राज्यों में जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने की स्थिति नहीं थी, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिस कारण से इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। खैर ये अलग विषय है। तो मैं सीधा सवाल मेरा आपसे था कि क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति जब किसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ उस राज्य का मुख्यमंत्री ही ताल ठोक रहा हो, क्या इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की सरकार यदि आज देश में होती तो क्या ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने दिया जाता? यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे अनुसार तो इतिहास के आंकड़े यही कहते हैं कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू किसी भी कीमत पर झेल नहीं सकते थे ममता बनर्जी को, जिस प्रकार की ममता बनर्जी ने आज ये ईडी की कार्रवाई छोड़ दीजिए आप, इससे पहले भी जब सीबीआई की कार्रवाई हुई थी
कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ। आपको याद होगा किस प्रकार की ड्रामेबाजी कोलकाता की सड़कों पर किया गया था। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पूरा बंगाल में उन मतदाताओं पर किस प्रकार से कहर ढाया गया था जिन लोगों ने ममता बनर्जी की पार्टी को वोट नहीं दिया था। उसके बावजूद धारा 356 का उपयोग नहीं करना पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की सरकार की किस रणनीति को दर्शाता है। इसका मतलब तो यही है कि नरेंद्र मोदी के अंदर 56 इंची के कलेजे की जो बात होती है वो एक भ्रम है या फिर ये नरेंद्र मोदी की रणनीति है, क्या है? आप भी कमेंट करके बताइए। लेकिन हम ये समझने का प्रयास करते हैं मित्रों, इसके 3 अंग हो सकते हैं। एक जो तर्क कहता है कि नरेंद्र मोदी 56 इंची का कलेजा केवल बताने के लिए बोलते हैं। जितने भी देश के अंदर कुछ ऐसे आंदोलन हुए जब सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं कार्रवाई किया। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तुलनात्मक है, क्योंकि अगर कल्पना कीजिए इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान जब लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर किसी व्यक्ति ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, अगर कल्पना कीजिए कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या करती? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या करती? वो कम से कम इंदिरा गांधी तो वो कार्रवाई करती जो ऐसा काम करने वाले लोगों की 3 पुश्तें कम से कम जरूर याद करती। आप सहमत हैं या नहीं है बताइएगा कमेंट करके। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। तो इंदिरा गांधी लाल किले की प्राचीर पर जिस प्रकार के हमले हुए, अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो कम से कम ऐसा करने वाले लोगों की 3 पीढ़ियां जरूर याद करती है। ऐसी सजा देती इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। शाहीन बाग में जिस प्रकार से पूरे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, उतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के समय 2020 में जनवरी का महीना था, जिस मुकदमे में अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग अभी जिनको जमानत नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत, अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो क्या कार्रवाई हुई रहती? कल्पना कीजिए, केवल सोच के बताइएगा आप। तो अब आते हैं मुद्दों पर कि नरेंद्र मोदी क्या पार्टी हित, राष्ट्र हित, मैंने बताया इंदिरा गांधी होती प्रधानमंत्री क्या करती, जवाहरलाल नेहरू होते प्रधानमंत्री क्या करते, नरेंद्र मोदी ने क्या किया हमारे सामने है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे लाल किला का मामला हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, हर मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया हमारे सामने है। इंदिरा गांधी क्या करती, आप उसके पहले के उदाहरणों से आप तथ्य निकाल लीजिए आप। अब चर्चा बंगाल के बारे में है। यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। ममता बनर्जी चाहती हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करे, जिससे कि ममता बनर्जी चुनाव में विक्टिम कार्ड खेले। चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, चूंकि ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के 60% मतदाता हैं वर्तमान में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ 60% मतदाता है। ये जो अभी सी वोटर का सर्वे आया उससे भी स्पष्ट है कि ममता बनर्जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में मात्र 35% लोग चाहते हैं और 6% अभिषेक बनर्जी को, 41%, मतलब 59% मतदाता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ है। चूंकि कोई ममता बनर्जी के सामने एक विकल्प नहीं है, इसीलिए किसी के फेवर में 41 के बदले 42% वोट नहीं है। अन्यथा उस व्यक्ति को, उस चेहरे के ऊपर अगर कोई सर्वमान्य चेहरा ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी के समक्ष खड़ा हो जाए तो उस चेहरे को 41 से ज्यादा वोट मिलने की लगभग गारंटी वाली स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है इस प्रकार के एक्टिविज्म से, जब बंगाली, गैर बंगाली, ठीक है,
बांग्लादेशी वोट काटना, मतलब हर झूठ को जो है अलग अलग एजेंसियों के ऊपर मर देना। ममता बनर्जी का एकमात्र है विक्टिम कार्ड खेलना। पश्चिम बंगाल में बंगाली और गैर बंगाली के बीच एक विभाजन खड़ा कर देना और बंगला प्राइड के नाम पर, बंगाली अस्मिता के नाम पर अपनी उन नाकामियों को ममता बनर्जी पर्दा डालना चाहती हैं, जिन नाकामियों के कारण मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं घटी पिछले वर्ष। और मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी वही घटना तो बांग्लादेश में घट रहा है। वही घटना 1947 में विभाजन के दौरान भी घटा था। वही घटना 1971 में बांग्लादेश में युद्ध के दौरान भी घटा था। जो घटना आज 2024 में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से लेकर अब तक घट रहा है, वही अत्याचार आज भी जारी है। जिन कारणों से जोगिंद्रनाथ मंडल, जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के समर्थक, पाकिस्तान की पहली सरकार में जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत में पहले भारत के कानून मंत्री थे, वैसे ही पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। 3 साल के अंदर उसी जोगिंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़कर भाग जाना पड़ा। इसलिए भाग जाना पड़ा कि जिस बात की चर्चा वो 47 से पहले कर रहे थे, उनका वो सब सपना, उनके खुमार सब उतर चुके थे। और ये पश्चिम बंगाल की जनता को नंगी आंखों से स्पष्ट दिख रही है। और ममता बनर्जी किधर खड़ी हैं ये भी वहां की जनता को दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के 70% मतदाताओं को ये चीजें दिख रही है। तो ममता बनर्जी को परिणाम का भी अनुमान हो चुका है कि अगर आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो केवल एक तरीका ऐसा है जिससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। वो है मतदाताओं को डराकर उनको बूथ तक आने ही ना दिया जाए, या और दूसरा कि बंगाली और गैर बंगाली के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा किया जाए जिसमें और सभी मुद्दे ढक जाएं। लोग उसी मुद्दे पर केवल बीजेपी को गैर बंगालियों का प्रतीक और ममता बनर्जी को बंगला अस्मिता का प्रतीक बनाकर चुनाव को जीतने का प्रयास किया जाए, और दूसरा मतदाताओं को डराकर। यही 2 अस्त्र हैं ममता बनर्जी के समक्ष। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इन अस्त्रों को उनसे छीनने का प्रयास करती है? क्यों नहीं? यह मतदाताओं का अधिकार नहीं है कि मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? और यदि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्या यह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी नहीं है? इस मामले में भी 2 नैरेटिव निकल कर आ रहे हैं। पहला, आपको याद होगा कि जिस प्रकार की सोशल मीडिया का युग है, उसमें ऐसा माना गया जब 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की प्राचीर से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, देश के मान सम्मान को रौंदने का प्रयास किया गया, तो कई मोदी के विरोधियों ने भी मोदी से सवाल किया कि मोदी ने गोली क्यों नहीं चलाई? कहां गया नरेंद्र मोदी का 56 इंची का सीना? मित्रों, यही साजिश थी। वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे कि वो सहानुभूति की लहर अपने पक्ष में पैदा कर सके और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को, ममता बनर्जी के समर्थकों को पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने का एक बहाना मिल जाए। वैसे ही जैसे मोदी विरोधी चाह रहे थे कि लाल किले के साथ जब वहां खालिस्तान का झंडा फहराने की बात हुई तो मोदी की सरकार गोली चलाए, लोग मारे जाएं और उसके बाद उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। यही है द्वंद्व। इस द्वंद्व में सही क्या है, गलत क्या है? मेरे अनुसार ऐसा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह जनता की हाथों में छोड़ दिया है कि फैसला
मोदी को नहीं करना पड़े, बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता फैसला करे। इसीलिए इन सब मामलों पर नरेंद्र मोदी केवल और केवल कानून के भरोसे हैं, कोर्ट के भरोसे हैं, अदालत के भरोसे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।